जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत, यानी व्यवस्था सिद्धांत क्या है और व्यवस्था सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं, और मार्टिन कापलान का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके सोपान कौन कौन से हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस धारणा को लेकर आया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक बनाने के लिए, वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो इसकी मूल मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की भांति होना चाहिए, और यह तब होगा जब वैज्ञानिक पद्धति का हम प्रयोग करेंगे। और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का मतलब है मापन, प्रेक्षण, भविष्यवाणी और कार्य कारण के मध्य संबंध स्थापित करना। अब ये क्यों आया, इसके मूल कारण दो हैं। एक तो मार्क्सवाद के कारण, और एक आया ये परंपरागत उपागम की खामियों के कारण। तो मार्टिन कापलान का जो उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समग्र अध्ययन किया और उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सोपान दिए। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, और वो कहता है कि व्यवस्था के अनेक अवयव हैं। वो कौन कौन से, जैसे राष्ट्र और अधिराष्ट्रीयकर्ता और सार्वभौमिककर्ता। अधिराष्ट्रीयकर्ता यानी जिन संगठनों का आधार राष्ट्र राज्य होते हैं वो अधिराष्ट्रीयकर्ता होते हैं, जबकि सार्वभौमिककर्ता का मतलब जैसे यूएनओ है। और मानव शरीर, जैसे व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था वैसे होती है जैसे मानव शरीर के अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से व्यवस्था में भी ये अंग आपस में मिले होते हैं। तो ये सभी अवयव अंतर्निर्भर होते हैं, जैसे शरीर में सारे अंग एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। और कापलान ने इंटरनेशनल सिस्टम शब्द का प्रयोग किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई नियंत्रणकारी या बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, जबकि घरेलू राजनीति में ऐसी संस्था होती है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने व्यवस्था के 6 सोपान गिनाए, जो है शक्ति संतुलन का मॉडल, और दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल, तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, और चौथा है सार्वत्रिक कर्ता निकाय, और पांचवा है सोपानिक कर्ता निकाय, और छठा है यूनिट वीटो। पहले दो मॉडल, शक्ति संतुलन का मॉडल और शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल ऐतिहासिक रूप से घटित हो चुके हैं, जबकि बाकी के 4 मॉडल यानी कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, सार्वत्रिक कर्ता मॉडल और सोपानिक कर्ता मॉडल और यूनिट वीटो मॉडल ये काल्पनिक हैं, यानी भविष्यवाणी हैं जो सत्य नहीं हुई। तो हम देखते हैं एक एक को कि इनका आशय क्या है। जब शक्ति संतुलन मॉडल की बात करते हैं तो शक्ति संतुलन मॉडल का अर्थ यह है, यानी शक्ति का संतुलन, बैलेंस 2 तरह से दुनिया में बैठाया जा सकता है। या तो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हो जो सभी पर नियंत्रण कर सके, जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन था। अगर कोई भी राज्य कम शक्तिशाली पड़ता था तो ब्रिटेन उसकी ओर ले लेता था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बना रहता था। लेकिन दूसरा जो तरीका है कि बराबर की शक्तियाँ हों, 5-6 ऐसी बराबर की शक्तियाँ हों जिनमें शक्तियों का वितरण लगभग बराबर हो, तब भी शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है। और कापलान का आशय भी इसी प्रकार के शक्ति संतुलन से है, और उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर राज्यों की नीति का परिणाम होती है। इसके बाद आता है शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल, जो 1945 के बाद के विश्व में हम देखते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से घटित हुआ है। 1945 के बाद शिथिल द्विध्रुवीय विश्व का मॉडल उसने क्यों कहा, क्योंकि वो शीत युद्ध का काल था
जिसमें दो ध्रुवों में दो गुटों में विश्व बटा हुआ था, और एक तीसरा गुट भी था जिसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। एक अमेरिका के नेतृत्व में थे, एक रसिया के नेतृत्व में थे, एक साम्यवादी थे, एक पूंजीवादी थे, और तीसरा था कि हमको इन दोनों किसी गुटों में सम्मिलित नहीं होना, वो गुट निरपेक्ष लोग थे। इसलिए ये शिथिल ध्रुवीय था, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से कठोर रूप में दो ध्रुवों में नहीं बटी हुई थी। बाकी एक तीसरा गुट भी था जिसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। और इसका दूसरा कारण यह है कि गुटों के अंदर भी आपस में अंतर्विरोध थे, यानी साम्यवादी गुट में भी आपसी अंतर्विरोध थे, और जो पूंजीपति गुट में भी अंतर्विरोध थे। इन कारण से ये शिथिल ध्रुवीय मॉडल था, और इस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी था, क्योंकि ये शिथिल ध्रुवीय था और गुट निरपेक्ष लोगों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति की वार्ताएं होती थी और बीच बचाव किया जाता था। अब तीसरा जो मॉडल है कठोर द्विध्रुवीय, उसने कल्पना की कि इसके बाद कठोर द्विध्रुवीय मॉडल की स्थापना होगी, क्योंकि जो स्वायत्त राज्य हैं, जो गुटनिरपेक्ष राज्य हैं, जो अब तक किसी भी गुट में शामिल नहीं है, ये धीरे धीरे किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएंगे, किसी न किसी महाशक्ति के पीछे चल देंगे। तो कैसा स्थापित होगा? कठोर द्विध्रुवीय मॉडल। उसके बाद उसने सार्वत्रिक कर्ता निकाय की बात करी। सार्वत्रिक कर्ता निकाय का मतलब है जैसे यूएनओ, तो इसका यूएनओ का प्रभाव बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रभाव बढ़ेगा, इस संस्था का प्रभाव बढ़ेगा, और इसके माध्यम से वो हर राष्ट्र राज्य को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकेगा। उसके बाद उसने सोपानिक कर्ता निकाय की चर्चा की। सोपानिक कर्ता निकाय का मतलब है कि दुनिया एक ध्रुवीय हो जाएगी, यानी एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य होगा। सोपानिक मतलब सोपान में जमी हुई, एक सबसे शक्तिशाली राज्य और बाकी सब उसके नीचे कम शक्तिशाली, फिर उससे कम शक्तिशाली। तो एक ध्रुवीय विश्व होगा, जो सबसे शक्तिशाली राज्य होगा वो सब पर संतुलन स्थापित करेगा, वो सबके ऊपर नियंत्रण करेगा। और अगला जो लास्ट उसने बताया वो था यूनिट वीटो मॉडल। यूनिट वीटो मॉडल, यूनिट वीटो मॉडल। लास्ट जो छठवां है वो यूनिट वीटो मॉडल है। उसका मतलब है कि हर एक के पास परमाणु हथियार होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। तो ये था यूनिट वीटो मॉडल। तो हालांकि कापलान की जो ये सभी भविष्यवाणियां हैं ये सफल नहीं हुई हैं या सिद्ध नहीं हुई हैं, तो इसका महत्व, परंतु इसका महत्व इस बात में है कि उन्होंने वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन का प्रयास किया था। तो ये थे कापलान के 6 मॉडल। सबसे पहला मॉडल तो है शक्ति संतुलन का मॉडल, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल, तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, और चौथा है सार्वत्रिक कर्ता मॉडल, और पांचवा है सोपानिक मॉडल, और छठवां है यूनिट वीटो मॉडल।